नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हम कुछ टर्मिनोलॉजीज का अध्ययन कर रहे हैं और उसी क्रोनोलॉजी में आज हम आगे बढ़ रहे हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ क्रोनोलॉजी कल हमने समझी थी और कुछ आज समझेंगे। और कुछ मित्रों ने मुझे कल एक फहरिस्त पकड़ाई थी कि सर ये टाइटल्स और आप बता दीजिएगा जो कहीं ना कहीं हमारे कंटेंट के अंदर से या तो कभी छूट गए या हमने बोले थे जो बच गए, तो उनकी फहरिस्त को हम कल फिनिश करा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। और आज का जो हमारा टाइटल है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। अब ये कितना बड़ा टाइटल है, इसे आप इस तरह से समझने का प्रयास करें कि जब भी कोई व्यक्ति किसी बाजार में निवेश करने जाता है, मतलब अगर हम अपने आप को भी ये मानकर चलें कि भाई हम एक निवेशक की भूमिका में हैं और निवेशक नहीं भी है चलिए एक बार के लिए, तो हम ये भी मानकर चलें कि मैंने कोई भी धंधा शुरू किया है, धंधे में पैसा तो लगता है, लेकिन व्यक्ति जब पैसा कंपेयर करता है कि इससे प्राप्त कितना आसानी से होगा, तब वो रिटर्न्स की बात जरूर करता है। मैंने कल भी आपसे चर्चा की थी कि अगर आपने घर खरीदा है या फिर आपने कोई कमर्शियल जगह ली है, तो उसमें आपने जो खर्च किया है उसकी उसके ऊपर आपको कितनी यील्ड हो रही है, कितनी प्राप्ति हो रही है। कल हमने कुछ इस प्रकार से आप लोगों के सामने चर्चा रखना शुरू किया था। आज हम उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है इसे थोड़ा सा समझते हुए। आप में से अधिकांश लोग मैथमेटिक्स पढ़कर आए होंगे और नहीं भी पढ़कर आए हैं, तो ये बेसिक मैथमेटिक्स है जो हम बचपन से सीखते आते हैं, और वो मैथमेटिक्स है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की। उम्मीद है कि आप लोग इस बारे में थोड़ा सा अवगत होंगे। सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं कि मैंने किसी व्यक्ति को 100 रुपए दिए थे, या मान लीजिए 1000 रुपए दिए थे, 10% की ब्याज से दिए थे। 10% के हिसाब से अगर मैंने किसी को 1000 रुपए दिए थे, तो बताइए मुझे 1 साल बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा, सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होगा। तो 10% 1000 का 100 रुपए है, तो मेरे पास 100 रुपए प्राप्त हो जाएगा। ठीक है साहब। अगर कोई मुझसे ये पूछता कि 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना प्राप्त होगा, तो चूंकि कंपाउंडिंग ईयर ऑन ईयर होती है, चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि होता क्या है कि कंपाउंड से आगे फिर सॉरी सिंपल से आगे उसका सिंपल मूलधन मिश्रधन में जब परिवर्तित हो जाए तब निकाला गया ब्याज। अच्छा, तो 1000 100 रुपए के ब्याज के साथ बनकर आता है 1100 रुपए। ये जो 1100 रुपए बनकर आता है ना 1000, ये 100 रुपए के ब्याज से बनकर आया है। मैं अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूं, तो 1000 रुपए का अगर मैं 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहूं, तो भी असल में निकलता साल भर के लिए वो सिंपल इंटरेस्ट ही है। यदि सिंपल मैथमेटिक्स आपको पता है तो आप निकालते उसके अंदर भी सिंपल इंटरेस्ट ही हो 1 साल की अवधि के लिए। तो 1 साल के लिए हमने इसे भी निकाला होता, तो 1 साल के लिए ये भी 100 रुपए निकल कर आता। 1000 और 100 मिलकर के हो जाते 1100 रुपए। तो पहली साल में तो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो या फिर वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, लैंड एक ही जगह जाकर होता है। लेकिन अब यहां से आगे मुझसे कोई यदि ये कहे कि दूसरी साल के लिए भी 10% के हिसाब से ही ब्याज मिल रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट में मूलधन यही खड़ा रहेगा और उस खड़े हुए मूलधन पर 10% फिर से लगा दिया जाएगा। तो टेक्निकली मूलधन वही खड़ा था, तो मूलधन वही खड़ा था, तो मूलधन पर फिर 10% यानी कि अगले 100 रुपए निकल कर आ गए। वहीं दूसरी तरफ अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते, तो मूलधन के साथ में ब्याज जुड़ करके उसे मिश्रधन बना लेता, और वो जो मिश्रधन बन के आता उसके ऊपर अब 10% का रिटर्न जुड़ता। तो कहने का मतलब अब 110 रुपए आपके पास यहां जुड़कर आते, तो एक प्रकार से जहां आप यहां पर 2 साल के अंदर 200 रुपए ब्याज प्राप्त करते, आप यहां पर 210 रुपए ब्याज प्राप्त करना शुरू किए। आपने फिर कहा कि तीसरे साल में फिर सिंपल इंटरेस्ट में गया, इसका तो मूलधन वही खड़ा है, 10% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, तो फिर से आपको 100 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ, 1000 पर फिर से 100 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। वेयर जब हम यहां बात करते हैं, चूंकि अब आपका मूलधन में मतलब अब जो मिश्रधन है वो 1100 से अब 110 और जुड़ने के बाद में कितना हो गया, 1210 रुपए बन चुका है। अब 1210 के ऊपर फिर 10% अगर लग रहा है, तो ये आपका 121 रुपया बना, और 121 रुपया जुड़ करके इस 1210 में 121 जुड़ करके 1331 रुपया बन चुका है। वहां पर ये 1300 रुपए तक पहुंचा है। कहने का अर्थ क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज से जो प्राप्त धन है उस पर लगता चला जाता है, मिश्रधन पर लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पहली साल में सेम होता है, क्योंकि पहले में मूलधन पर ही दोनों अप्लाई हो रहे होते हैं। ये अब बेसिक मैथ्स है जो आप सबने बहुत पहले पढ़ी होगी, और बहुत पहले पढ़ी होगी। इसी को दिमाग में रखते हुए मैं आपको आज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट पता लगाने की बात कर रहा हूं। अब ये क्या कहानी है, देखिए यहां से तो हम ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये वैल्यू कितनी बनती चली गई। अब अगर कोई उल्टा आपसे सवाल कर ले, उल्टा सवाल क्या कि मैंने 1000 रुपए लगाए थे, अब वो 3 साल के अंदर 1331 बन गए, बताइए हमने यहां पर कितने रुपए का रेट पाया। वो जो ब्याज निकालने का मतलब इन्हीं प्रश्नों में जैसे आप लोगों को रेट पता है, रेट पता है मतलब यहां पर आप क्या करते थे, 1000 गुणा 10 सॉरी 110 गुणा 110 गुणा 110 यही होता था ना, अगर मैं सही हूं तो। आप जब नंबर निकालते थे 121 11 हाँ, ऐसे करते थे, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप यहां पर बटे 100 बटे 100 बटे 100 करते चले जाते थे। अगर मैं सही हूं तो एक बार बताइएगा। सभी लोग जो उपस्थित हैं क्लास में, मैथमेटिशियंस जितने भी हैं, दो से यहां उड़ा दिया, एक यहां से उड़ा दिया, ये यहां से उड़ा दिया, ये यहां से उड़ा दिया, यहां से यहां उड़ा दिया, ठीक है। तो आप जब ब्याज निकालते थे तभी जाकर के तो ये निकल कर 331 रुपए आता था। एक बार के लिए बताना भाई, ऐसा ही कुछ करते थे। अब हमको ये पता चल गया कि ये 3 साल में जाकर ऐसा हो रहा है, 3 साल में जाकर ऐसा हो रहा है। अब कोई हमसे साल देकर के ये पूछ ले कि बताओ ये कितने परसेंट पर हुआ, मतलब ये जो प्रक्रिया है, मतलब 1331 रुपए बनकर आई, किसी ने 1331 रुपए बनकर आई ये वाली लाइन लिखी और हमसे पूछने का प्रयास किया कि बताइए। देखो मैं आपको मैथ्स पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं कि आप उसके आसपास कहीं पहुंच जाएं, ठीक है ना, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा अच्छी मैथ्स जानते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो आजकल एसएससी वगैरह में मैथ पढ़ाते हैं उसमें इतना भी समय नहीं लगाते हैं, बच्चे बहुत तेज हो गए हैं, बस चटकी भर में निकाल लेते हैं। तो मैं तो केवल इतना सा आपसे कह रहा हूं कि आपको मिश्रधन दिया गया 1331 रुपए, ये मिश्रधन था आपका कुल मिलाकर के, या फिर ये कहिए कि आपको मूलधन यानी कि प्रारंभिक मतलब इस प्रकार से दे दिया गया कि शुरुआत में हमने 1000 रुपए लगाए थे साहब, 3 साल बाद में वो 1331 रुपए बन गए। तो यहां से साफ पता चल रहा है कि 331 रुपए आपने ब्याज से प्राप्त किए हैं। बस ये 331 कितना परसेंटेज ब्याज है, बस सवाल ये पूछा जा रहा है। तो 331 किस पर मिला है, तो 331 हजार पर मिला है। तो 331 अगर हजार पर हमें ब्याज मिला है तो ये कितने टाइम में मिला है, बोले साहब 3 साल में मिला है। तो 3 साल में मिला है, तो इस 3 साल की गणित के लिए आप रूट का उपयोग करते थे। अगर आपको याद हो तो 3 लगाकर इसका उपयोग करते थे। अगर आप इस बात के आसपास कहीं भी खड़े हो तो आप ये समझ जाएंगे कि कुल मिलाकर के इस फॉर्मूले का जो असल मकसद होता था वो आपको ये बताना होता था कि आप उल्टा चल के रेट निकालने चाहें तो निकाल सकते हैं। हम कंपनियों में भी यही काम करते हैं। क्या करते हैं, आइए कंपनी के केस में मैं आपको उदाहरण लेकर चलता हूं। कैसे, मान लीजिए कि आपने 5 साल की अवधि के लिए एक स्टॉक खरीदा, खरीदा था 150 रुपए में। इस नंबर को पढ़िएगा भाई, ये सिंपल मैथमेटिक्स की तरह से आगे बढ़ रहे हैं। एक स्टॉक 150 रुपए के हिसाब से खरीदा, 3 साल में 250 तक पहुंच गया। आप इस पर दिमाग मत लगाइए कि कितना कैसे कितना रिटर्न, आप तो ये समझिए 150 250 में बदल गया, यानी कि 100 रुपए देकर चला गया। 100 रुपए देकर चला गया, कितने साल में देकर गया, 3 साल में देकर गया। 100 रुपए 3 साल में बने, मूलधन क्या था 150, 3 साल में कितना बढ़ गया, 100 रुपए बढ़ गया। तो बताइए कितने परसेंटेज से ये बढ़ा। ये जो सवाल है ये इस फॉर्मूले से आप आराम से निकाल पा रहे हैं। सीएजीआर का एक फॉर्मूला आप लोगों के सामने हम लोगों ने बता दिया, अंतिम मूल्य प्रारंभिक मूल्य और उसके ऊपर लगा दिया 1/n। अंतिम मूल्य क्या था, अंतिम मूल्य चल रहा था आपका 250, प्रारंभिक मूल्य क्या था 150 था, कितना था 150, प्रारंभिक मूल्य 150, 250 150, इन दोनों के ऊपर रूट में कितना साल दिया गया है, तो यहां पर साल लिखा गया 3 साल, तो 1/3 1/3। अब 1/3 माइनस 1 ये आपका नंबर है जो निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंपल फॉर्मूला है फाइनल वैल्यू अपॉन स्टार्टिंग वैल्यू, फाइनल वैल्यू 250 अपॉन 150 और
और इसके साथ में रेज़ टू पावर 1/9 1/n। अब ये जो 1/n है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इतने से ही इसका रूट निकाल दो। मतलब ये 1/n का अर्थ ये है कि स्क्वायर निकालते हैं, मतलब स्क्वायर रूट निकालते हैं, ऐसे ही ये 3 की एवज में रूट निकाल रहे हैं, 4 की एवज में रूट निकाल रहे हैं। जितना साल जाएगा उसके साल में आप अपना रूट निकाल कर यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है साहब? तो इससे पता क्या चलता है? इससे पता चलती है ब्याज दर। सिंपल फॉर्मूले में आप रख करके इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर 2 साल का समय दिया होता तो आप सभी लोग अच्छे से अंडर रूट निकालना जानते तो निकाल ही लेते। 150 बटे 250 बटे 150 उससे जो वैल्यू निकल कर आती 2 साल के हिसाब से तो आप रेट निकाल लेते। उसका सीधा अंडर रूट निकालते 150 15 15 एकम 15 50 7 15 75 15 90 15 15 का रूट, तो 15 का रूट आप जो निकाल कर लाते हैं वो आपका फाइनल वैल्यू निकल करके आ जाता है। मेरा कहने का सीधा सा तात्पर्य ये है कि आप यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट क्यों करते हैं अब वो समझिए। देखिए कोई भी स्टॉक जिस गति से बढ़ रहा है, अगर वो स्टॉक बढ़ते बढ़ते कंपाउंडिंग देना शुरू कर दिया है तो उसे बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। सीएजीआर कंपनी की ग्रोथ पता लगाने में उपयोग किया जाने वाला एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। अगर कोई आपसे ये कहे कि एक कंपनी 15% के हिसाब से सीएजीआर दे रही है, अर्थात इसने पिछले साल के मुकाबले इस साल 15% का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। अब चूंकि 2 साल के अंदर दिया है या 3 साल में दिया है तो कंपाउंडिंग देखते जाइए कि मूलधन का इसने पैसा बनाते बनाते बड़ा पैसा बना दिया है और जितना लंबा टेन्योर हुआ और उस लंबे टेन्योर के बारे में कोई आपसे ये कहते कि ये कंपनी इतने साल में इतना परसेंट के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट दे रही है। हाँ नीरज, बिल्कुल करा देंगे भैया, है ना? बिल्कुल करा देंगे, ठीक है? ये कुछ ऐसी क्लासेस होंगी जो कि कोर्स में ना होकर सबके लिए ओपन क्लासेस हो सकती हैं, क्योंकि आप में से कुछ लोग जिस तरह की चीजें कर रहे हैं, जैसे कि कुछ ने कहा था कि सर शॉर्ट सेलिंग लाइव दिखा दो, तो वो चीजें मैं हो सकता है यूट्यूब पर ही डाल दूं ताकि वो सबके काम की हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉमन शब्द है जो यूज में आने लग रहा है। मैंने आपकी क्लास में तो बताया ही है, लेकिन उसका एक पूरा वीडियो बन करके मैं डाल दूंगा, ठीक है? परेशान ना हो। ठीक है। हाँ, इंडिकेटर्स डिलीट मैंने करवा दिया। अगले कल की क्लास में आपके पास इंडिकेटर्स ही हैं। कल मेरे किसी साथी ने 10 टाइटल्स मुझे लिख कर दिए थे। उन 10 टाइटल्स में इंडिकेटर्स का नाम भी है, तो कल वाली क्लास में मैंने डाले हुए हैं। ठीक है? तो अगर हमें ये पता चले कि एक स्टॉक ने पिछले सालों में इस तरह की कंपाउंडिंग दी है, इतना 100% की कंपाउंडिंग दी है, तो वो स्टॉक हमारे लिए अच्छे स्टॉक माने जाते हैं। तो याद रखने वाली बात क्या है कि अगर फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, तो और हमें ये पता चल रहा है कि ये कंपनी 1 साल के अंदर इतना कंपाउंडिंग कर रही है, उस कंपाउंडिंग को ध्यान में रखते हुए आप अपना निवेश सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं। बहुत सी कंपनियों ने, बहुत सी बड़ी-बड़ी जो कंपनी आज हमें लार्ज कैप में दिख रही हैं, इन्होंने 20% तक की कंपाउंडिंग दी है, जो भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी बहुत ज्यादा सोचने का विमर्श देती है। भाई साहब इतना जबरदस्त अगर ये रिटर्न्स दे रहे हैं, तो ये काम नेक्स्ट लेवल ही होगा, है ना? तो उम्मीद है कि आपको सीएजीआर का एक बेसिक अर्थ समझ में आ गया होगा, इसका महत्व समझ में आ गया होगा। जितना बढ़िया सीएजीआर आपके लिए उतना अच्छे से ग्रोथ ट्रेंड पता चल जाते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स की जानकारी लग जाती है और आप समझ जाते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट रिस्क है भी कि नहीं है और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसके आधार पर प्लान कर सकते हैं। क्लियर? एक बार के लिए थम्स अप कर दीजिए अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं। देखिए आप में से कुछ लोग ना एक थोड़ी-सी मेहनत एक बात की करते हैं टाइप करते समय, और वो ये करते हैं कि जो भी उन्हें ऐसा लगता है ना कि ये चीज़ भी मालूम कर लेते हैं सर से, क्योंकि सर को उन्होंने विकिपीडिया समझ लिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि सर की मुँह से बात एक ही बार निकल सकती है। अगर मैं किसी कंटेंट को बोलते चला जा रहा हूँ और यहाँ पर एक फहरिस्त खड़ी होती चली जाती है, सर ये भी बता दो ना प्लीज़, ये भी बता दो ना प्लीज़। देखो आप टेक्नोलॉजी के ज़माने के लोग हो। ये जो छोटे-छोटे से टर्म्स आप पूछने के लिए कि चलो अच्छा है, आ तो गए हैं, आने भर का तो आलस कर ही लिया है, थोड़ा और जान लेते हैं। कृपया करके वो गूगल के केस में भी आप कर सकते हैं। आप उस शब्द को लिखकर गूगल कर लीजिए। समझ ना आए तब माथा मारिए। आप जो गूगल के लिए चैट जीपीटी मुझे समझते हैं कि बस सर को लिख दिया, अब तो आंसर आ ही जाएगा। मेरी अपनी एक मियाद है। मैं आपको वो सब बातें एक सीक्वेंस में बोल सकता हूँ। लेकिन ये नहीं है ना कि आपने पूछा खट से हाँ, ये आंसर आ गया, कहा आपका भी खट से आंसर आ गया, क्योंकि सबको वो नहीं सुनना जो आप चैट में लिख रहे हैं। तो कृपया करके चैट का उपयोग थोड़ा संजीदगी से करें, क्लास का फ्लो तोड़ने के लिए ना करें, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सीएजीआर के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया क्या होता है, कैसे होता है। आगे बढ़ते हैं साहब। अब एक और टर्म है जिसका नाम है एबिटडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और आजकल अगर आप में से किसी ने शार्क टैंक देखा हो, हालांकि अश्विनी ग्रोवर अब शार्क टैंक में नहीं आते, लेकिन अगर आपको ये याद आते हैं तो इनकी वजह से शार्क टैंक याद आता है कि हाँ भाई शार्क टैंक में ये आया करते थे भारत पे वाले। आपने अक्सर शार्क टैंक में आए हुए जो शार्क्स हैं, जिन्होंने 2-4 कंपनियां बना ली हैं ठीक-ठाक, उन्हें जब कोई लोग आकर के अपना पिच देते हैं, तो अक्सर उनका पहला प्रश्न ये होता है एबिटडा कितना है? और आपको एबिटडा पूछते ही ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही पूछ लिया है। मतलब ये ऐसी टर्मिनोलॉजी लगती है कि किसी ने उठाकर कोई बड़ा पत्थर मार दिया है। अब ये जो यहां से आगे बातें होने वाली हैं, ये बड़े लोगों की बातें होने वाली हैं। अच्छा, शार्क टैंक में बैठे हुए जो शार्क हैं, वो सामने जो पिच करने आया व्यक्ति है, उससे एबिटडा पूछ करके चाहते क्या हैं? वो चाहते हैं उस कंपनी की हेल्थ जानना, ताकि उस कंपनी में वो भी अगर इंटरेस्टेड हो, तो निवेश कर सकें। तो ये जो निवेश करने के लिए वो एबिटडा जानने का प्रयास करते हैं, तो निवेशक तो आप और मैं भी हैं। हो सकता है कि हमारे पास में उन शार्क के बराबर पैसा ना हो, 2-4 करोड़ रुपए रोज के हिसाब से इन्वेस्ट करने का ना हो, लेकिन लाख 2 लाख रुपए हो सकता है, 100-50 रुपए हो सकता है, 1000 तो 1000 हो सकता है। निवेशक तो हम भी है ना। माना कि हम आपके बराबर निवेश नहीं कर सकते, लेकिन निवेश तो हम भी कर सकते हैं। तो निवेश कर सकते हैं, तो क्यों ना हम भी जब किसी कंपनी का स्टॉक खरीदने जा रहे हैं, उससे पूछें, बेटा जरा एबिटडा बताओ क्या चल रहा है अपना? तो अब जब आप ये एबिटडा पूछते हो, तो सर क्या मुझे कोई बताएगा? बिल्कुल बताएगा। आप किसी भी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस में अगर डिटेलिंग में जाएंगे, तो वो आपको एबिटडा के बारे में बता देगा। अब ये होता क्या है सर? मतलब ये तो ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पर ये जो एबिटडा है, इसमें अगर शब्दों को डिटेलिंग में देखा जाए, तो ई स्टैंड्स फॉर अर्निंग। ये जो बी है ना, सारा खेला इसका है। बी मतलब है बिफोर। ऐसी कमाई जो कि ब्याज के बिना, टैक्स के बिना, डेप्रिसिएशन के बिना और अमोर्ट के बिना अगर दी जा रही हो, मतलब एक ऐसी कमाई है जिसमें से ना तो इंटरेस्ट हटाया गया है, ना टैक्सेशन हटाए गए हैं, ना डेप्रिसिएशन हटाया गया है, ना अमोर्टाइजेशन हटाया गया है, उसके साथ मिलकर के जो कमाई आएगी वो। तो अब सवाल ये नहीं है कि साहब ये होती क्या है, सवाल अब बड़ा ये बन गया कि साहब ये डेप्रिसिएशन, ये अमोर्टाइजेशन, ये सब क्या होते हैं, ये इंटरेस्ट और टैक्स, इनका क्या महत्व है। अब इसको समझने के लिए हम फिर से एक ब्लैंक पेज पर चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। साथियों सामान्यतः क्या होता है कि जब भी आप एक निवेशक के रूप में होते हैं, तो आपका मन तो है कंपनी के बारे में मैं सब जान लूं, मैं ये भी जान लूं कि इस कंपनी में मेरा निवेश सेफ है या नहीं। लेकिन कंपनी को भी पता है कि मैं इन्हें केवल लाभ दिखाऊं। चलो एक मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उसका बेहतर सा जवाब देना, ठीक है? मतलब आप सोच करके कमेंट के अंदर जवाब देना। मैं आपके सामने एक केस क्रिएट कर रहा हूं। एक कंपनी है जिसका नेट प्रॉफिट है 10 करोड़। केस 1, केस 2। कंपनी है जिसका नेट प्रॉफिट है -10 करोड़। बताओ आप किस कंपनी में निवेश पसंद करेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखें। आप मेरे ऊपर हंसने लगेंगे, मास्टर पागल हो गया है। ये कोई पूछने वाला सवाल है? दिख ही रहा है कंपनी का प्रॉफिट, आप बोल रहे हैं प्रॉफिट, लाभ, मुनाफा, 10 करोड़ का मुनाफा। समझ रहे हैं आप कुछ? मैंने कहा अच्छा। और एक में -10 करोड़ रुपए का मुनाफा। पगला गए हो क्या मास्टर जी? -10 करोड़ कर्ज में चल रही है वो। मैं कहा ठीक है। अब आपको मैं दोनों कंपनियों का जिक्र कर देता हूं। ये जो केस 1 है ना, ये मेरे शहर की एक मिठाई की दुकान है। मेरे शहर की एक मिठाई की दुकान। जैसे हमारे यहां पर बहुत सारी मिठाई की दुकान, जैसे रावत मिष्ठान भंडार है, अग्रवाल स्वीट्स हैं, काफी सारी जोधपुर स्वीट्स हैं, ऐसी कोई मिठाई की दुकान है। ठीक है साहब। अब ये तो मान लीजिए मैंने रावत मिष्ठान भंडार
इसका प्रॉफिट बता दिया आपको। क्लियर? अच्छा, वहीं दूसरी तरफ हर्षदीप जी, हमें भी बहुत प्यार है आपसे, बस पढ़ते जाएं, समझते जाएं। केस 2 के अंदर हमने जहां -10 करोड़ बताया, अब ध्यान से समझना भाई साहब, केस 2 जोमेटो है। मतलब क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा भाई केस 2 स्विगी है। सर तो क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि ये माइनस में चल रहे हैं? मैंने कहा चल सकते हैं, इसमें क्या है? मैंने कहा इसमें क्या बुराई है? मैंने लाभ नहीं कमाया, मैं लॉस में हूं बिकॉज़ मैंने इन्वेस्टमेंट बड़े किए हैं। अब बताओ कंपनी कौन सी बड़ी है? आप किसमें जाएंगे? रावत मिष्ठान भंडार में निवेश करने जाएंगे कि स्विगी या जोमेटो में जाएंगे? विचार कीजिए। तो अब आप नाम पर क्यों चले गए? अब आप नाम पर क्यों चले गए? मैंने तो आपको मुनाफा बताया था ना। हर्षदीप जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आपके दिमाग में एक सवाल आने लगा। एक ने कहा गुडविल देखेंगे, सर एक ने कहा बिग बिजनेस देखेंगे। तो भाई जब बिजनेस देखोगे, हाँ, ऑपरेशन देखेंगे, कंपनी की वैल्यू ज्यादा है, ये देखेंगे, बहुत बढ़िया। तो देखोगे कैसे? एक कह रहे हैं सर ब्रांड देखेंगे। आपको हर ब्रांड तो नहीं पता। अभी जो मैंने कल परसों जिसके बारे में आपको बताया था, ब्रांड तो आपको नहीं पता होते बहुत से। अभी कल जो मैंने एक वो किया था, सेशन किया था अपने इस पे यूट्यूब चैनल पे बातें बाजार की पे, हमको नहीं पता, तो बताइए। तो जांचने का तरीका क्या है? हाँ, अब पवन जी ने कहा, कपिल कह रहे हैं कि सर सीएजीआर देख लेंगे। ओके, पवन कह रहे हैं सर एबिटा देख लेंगे। एक कह रहे हैं चार्ट देखेंगे। हम तो फंस गए कि देखें क्या? एक कह रहे हैं सर अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपने पढ़ाया था, हम सीएजीआर देख लेंगे सर, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था आपने। अब आते हैं सवाल के ऊपर कि ये एबिटा क्या है? क्या कोई कंपनी घाटे में रहते हुए भी एबिटा शो कर सकती है? तो ये एबिटा है क्या? अब उस पर चलते हैं। चलिए, तो मैं अब आपको एक जूते की दुकान खुलवा रहा हूं। जूते की दुकान क्या, चलो फैक्ट्री खुलवाता हूं मैं आपको एक, ठीक है? अब आइए, कोई बात नहीं, आपको पता है चेक पॉइंट्स क्या है, मैं आपको लेकर चल रहा हूं, इसीलिए ये सब चीजें समझा रहा हूं, ठीक है? आप एक उद्योगपति हैं, आपने एक धंधा खड़ा किया, आपको एक जूते की कंपनी डाल दी गई कि चलो भाई एक बढ़िया सा जूता बनाइए, आपके पास में एक मैंने फैक्ट्री डाल दी, ठीक है साहब। आपने साल भर में 2 लाख रुपए के जूते बेच दिए। अब याद रखिएगा, मैंने आपकी फैक्ट्री डाली है, फैक्ट्री डाली तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आप कुछ। अच्छा, आपने कहा कि सर मैंने सेल कर दी। अच्छा, लेकिन इसके पीछे क्या खड़ा था? रॉ मटेरियल, कच्चा सामान, क्योंकि कच्चे सामान से आपका जूता बना। कच्चे सामान को कुछ प्राइसेस में तो आपने खरीदा होगा। तो कच्चा सामान का खरीदना और फैक्ट्री में जूतों का बनना, अगर आप इस बात को समझ रहे हो, तो मैंने एक फैक्ट्री बनाई थी। उस फैक्ट्री में से जो माल निकल कर आया, वो माल 2 लाख रुपए का था। कोई बात नहीं, 2 लाख का माल निकल कर आया तो इसमें कुछ कच्चा सामान तो घुसा होगा। बोले बिल्कुल घुसा होगा। तो कच्चा सामान घुसा होगा, मान लीजिए कच्चा सामान घुसा था 50,000 रुपए का। तो बताओ मेरे को लाभ कितने रुपए का हुआ? बताइए, चेतन जी करवाते हैं, है ना? मुझे लाभ कितने का हुआ? लोगों ने 1.5 लाख रुपए लिख दिए। अब विकास का दिमाग यहां पर दौड़ने लगा। विकास ने लिखा कि सर इसमें लेबर कॉस्ट तो बताई नहीं आपने, तो केवल कच्चा माल बता दिया। सर आपने तो ये बताया लेबर कॉस्ट क्या है। मैं कहा वेरी गुड। फिर एक एक ने लिखा सर आपने इसमें रेंट तो बताया ही नहीं, रेंट कितना है। मैंने चलो बहुत बढ़िया। और कोई दिमागधारी जिसको लगता है कि पता होना चाहिए कुछ मुझे? एक ने लिखा, राजेश जी ने लिखा कि सर यहां पर मशीनरी की कॉस्ट तो बताई नहीं आपने। वेरी गुड। एक ने लिखा सर पैकिंग की, ट्रांसपोर्टेशन की, पैकिंग की, ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है, और मार्केटिंग की। भाई चक्कर क्या है? आप तो खर्चे बढ़ाते जा रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी की, हाँ? एक ने लिखा सर डेप्रिसिएशन भी तो होगा, डेप्रिसिएशन की। एक ने लिखा इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी में इंटरेस्ट की। बहुत बढ़िया। जिसने यहां पर पैसा लगाया है 50,000, उस 50,000 का है 50,000 का माल खरीदने के लिए इंटरेस्ट लगा हो, ब्याज लगा हो। इस कंपनी के अंदर खड़ा करने में, इस कंपनी को, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा हो। सर मेरी तो हालत खराब हो गई ये देखते देखते। कहां 50,000, कहां 2 लाख, मैं तो 1.5 लाख समझ रहा था कि 1.5 लाख का मुनाफा हो गया। अब तो मुझे समझ में ऐसा आ रहा है कि कुछ देना ना पड़ जाए। कुछ समझदारों ने इसको एक टर्म दे दिया सर ऑपरेशनल कॉस्ट। सर अभी तो हम लेने की स्थिति में थे, अब आपकी बातों से तो टेंशन ये होने लगी कहीं ऐसा ना हो कि हम इसके बावजूद भी घाटे में रहे। इतने प्रकार के खर्चे, आपने कच्चा माल दिखा करके हमको बेवकूफ बना दिया। मैंने कहा भाई अगर आपको लगता है कि बेवकूफ बने तो मैं आसान कर देता हूं। चलिए, मैंने एक और केस ले लिया। मैंने एक केस लिया जहां पर मैंने आपसे ये कहा कि दोस्त आपकी एक शॉप है, इस शॉप पर सब मिलाकर आपने 1.5 लाख रुपए के जूते खरीदे। सब मिलाकर सारे खर्चे मिलाकर 1.5 लाख के जूते खरीदे और 2 लाख के बेच दिए। सब मिलाकर का मतलब इसमें ट्रांसपोर्टेशन, लगेज लगुज सब है, एम्प्लॉय का खर्चा वर्चा सब है। बताइए प्रॉफिट कितना हुआ? सर यहां तो साफ दिख रहा है सर 50,000 का प्रॉफिट दिख रहा है सर। मैंने कहा क्योंकि मैं बोल चुका सब मिलाकर 1.5 लाख, सब मिलाकर 1.5 लाख, इसमें रेंट रूंट सब मिला दिया मैंने। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद भी आपसे मैं अगर प्रॉफिट कैलकुलेशन कराऊं कि मैंने कहा भाई अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जरा शो करना कैसा रहा, तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो पी एंड एल स्टेटमेंट कहा जाता है, वो अगर मैं आपसे बनवाऊं तो आप मुझे किस समय दे पाएंगे बनाकर? अब इसका मतलब समझते हैं, थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। मैंने आपसे एक दुकानदार की कंडीशन साझा कर दी, मैंने आपसे एक फैक्ट्री की कंडीशन साझा कर दी, मैंने आपसे एक आईटी कंपनी की कहानी साझा कर दी, और यहां पर दो टर्मिनोलॉजी आपके सामने रख दी। पहली टर्मिनोलॉजी है पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस। मेरा एक सिंपल सा प्रश्न है आप सबसे, और उसको केवल दिमाग लगा करके आंसर देना। हमने सबसे पहले दुकान का केस लिया था, ठीक है? सबसे पहले दुकान का केस लिया। दुकान में मैंने बताया कि 1.5 लाख का माल आया था, सब मिलाकर 1.5 लाख का खर्च हुआ था, 2 लाख में माल बेच दिया था। अच्छा, एक बेसिक सा प्रश्न है जो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ भाई इसका प्रॉफिट कितना हुआ? आपने खट से बता दिया 50,000। हेलो,
तो अब यहां से आगे एक बड़ा प्रश्न ये बना कि साहब यहां पर जो प्रॉफिट है ये 50,000 रुपए का है। अब 50,000 का प्रॉफिट देखते ही जो दूसरा प्रश्न दिमाग में आना चाहिए, वो प्रश्न आना चाहिए कि साहब कितने दिन का प्रॉफिट है। दूसरा प्रश्न जो होना चाहिए वो ये कि सर ये कितने दिन का प्रॉफिट है। कॉमन सेंस लगाने की बात ये है, कॉमन सेंस लगाने की बात ये है कि ये 50,000 का प्रॉफिट एक दिन में आ सकता है क्या। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, उसका आंसर दीजिए। आपने 1.5 लाख का माल खरीदा, 2 लाख का बेच दिया, क्या ये एक दिन का इंट्राडे ट्रेड है क्या। सर ये तो मरे भी नहीं है, क्योंकि कोई भी दुकान ऐसी नहीं हो सकती कि साहब ये ताजा ताजा समोसे तल के आए थे और यहां से टक से बिक गए। समोसे की दुकान थोड़ी है सर, जूते चप्पल बेच रहे हो। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा अगर एक दिन में संभव नहीं है तो क्या आप एक दिन में ये पता लगा पाएंगे क्या कि इसका प्रॉफिट कितना है। बोलिए, क्या आप एक दिन में ये पता लगा पाएंगे क्या कि इसका प्रॉफिट कितना है। बोले नहीं सर। बहुत बढ़िया। एक दिन में जब आप ये पता नहीं लगा सकते कि प्रॉफिट कितना है, तो क्या प्रॉफिट की गणना एक दिन के आधार पर की जा सकती है। नहीं, तो फिर कितने के आधार पर करें। तो मेरे प्यारे साथियों, हमारे देश में इसीलिए क्वार्टरली व्यवस्था की गई, एनुअल व्यवस्था की गई। क्वार्टरली का मतलब हर 3 महीने में एक बार, और एनुअल का मतलब साल में एक बार। किसकी व्यवस्था की गई कि साहब एक बार पैट निकालो, सॉरी पी एंड एल आपका स्टेटमेंट दिखाइए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाइए। पहले इस शब्द का मतलब समझे या नहीं समझे। मजबूरी क्या निकली कि हम इस चीज को सेम डे कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं पता कि ये कितने दिन की सेल का है, कितना दिन का माल इसमें आया है। हम उसे एक 3 महीने के सेक्शन में, हम उसे साल भर के सेक्शन में बांटकर देख सकते हैं। इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट बनते हैं वो क्वार्टरली रिपोर्ट्स में, और लास्ट जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसमें। एनुअल रिपोर्ट की कब तक की वैलिडिटी होती है, 31 मार्च तक आपको एनुअल रिपोर्ट देनी होती है। उम्मीद है सभी साथियों को यहां तक समझ में आ गया। तो अगर मैं कोई भी कंपनी चला रहा हूं, चाहे शॉप है, चाहे फैक्ट्री है, चाहे आईटी कंपनी, कुछ भी चला रहा हूं, तो मुझे उस स्थिति में पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना होता है। हम लोग जो क्वार्टरली रिपोर्ट देखते हैं वो असल में पी एंड एल रिपोर्ट भी होती है। भी होती है क्यों कह रहे हो, चलो दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये है, आपने आज मुझसे ये कहा सर मैं आज आपकी ये दुकान खरीदना चाहता हूं। आप आए, माल नहीं खरीद रहे आपने मुझसे कहा कि सर मैं आपकी ये पूरी दुकान खरीदना चाहता हूं। तो भाई पी एंड एल का मतलब समझ में आ गया। सर कंपनी से झूठी भी तो बना सकती है बेटा, ऑडिट होती है। सोहन आपका सवाल अच्छा है, लेकिन इसकी ऑडिट होती है, आपको ऑडिटर से ऑडिट कराना पड़ता है। ऑडिटर एक सच्चा सीए होता है, सीए की मोहर होती है, अगर वो गलत बना दे तो सीए का सर्टिफिकेट बैन हो जाता है। सीए फिर प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। तो ऑडिटर जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं वो सब सही रिपोर्ट्स होती हैं, है ना। इसीलिए आपने देखा होगा, अगर आपको ऑडिटर पे भी डाउट है, सीए पर डाउट है, तो फिर बड़ी बड़ी फर्म से ऑडिट कराया जाता है। हाल ही में अगर आपको बायजूस का केस मालूम हो, तो बायजूस के केस में डेलोइट ने मना कर दिया था कि मैं आपकी ऑडिट नहीं करूंगी। ऑडिट नहीं करूंगी का क्या मतलब है, फर्जीवाड़ा बहुत है और आप मुझसे जबरदस्ती इसको ऑडिट करने की कहेंगे कि इसे ऑडिट कर दो। ऑडिट का मतलब क्या है, ऑडिट का मतलब होता है कि आपके खाते चेक करना और उसमें जो चीजें हैं उनको फाइनली अटेस्ट करना कि ये सही है, क्योंकि अकाउंटेंसी, अच्छा ये भी थोड़ा समझ लीजिए। आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ना कुछ बेसिक प्रश्न आते होंगे कि ये मास्टर को ये सब बातें पता कैसे हैं। भाई ये कौन सी बात है, साइंस बैकग्राउंड का आदमी, सिविल सर्विसेज की तैयारी किया हुआ आदमी, इसको ये सब बातें क्यों पता है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे सिलेबस का पार्ट था। जब हमने अभी स्टेट पीसीएस का एग्जाम क्वालीफाई किया था, तो उसमें ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग इटसेल्फ एक पेपर था जो पास करना होता है। तो जो स्टेट पीसीएस आईएएस की तैयारी कर रहे होंगे उन्हें पता भी होगा, ऑडिट और अकाउंटिंग अपना एक बड़ा पार्ट है जो देखना होता है। क्योंकि सर्विसेज के थ्रू जब सरकार नौकरी में लेती है, तो सर्विसेज में ऑडिट के अंदर भी लोग जाते हैं, अकाउंट्स में भी लोग जाते हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में अकाउंट्स की नौकरी भी एक बड़ी नौकरी होती है और ये बड़ा काम होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो सोहन जी इसमें थोड़ा और आगे सुनिए। तो अकाउंटिंग क्या है, मेरी दुकान से कितने जूते प्रतिदिन बिके, मैं इनको लिखता चला गया। मैंने प्रतिदिन कितने का माल मंगाया, ये मैं लिखता चला गया। कितने के जूते बिके, जितने का माल बिका, ये मैं लिखता चला गया। इसे कहते हैं अकाउंटिंग करना। ये आप किसी भी सॉफ्टवेयर में, कुछ लोग कह रहे हैं टैली में कर लेते हैं, आप कागज पर भी कर सकते हैं। वो जो लाल पतला होता था पहले, उसमें भी कर सकते हैं। अकाउंटिंग का मतलब है जैसे आपके घर में आपके पिताजी माताजी लिखते होंगे कि इतने दिन का इतना खर्चा। आजकल के बच्चे करते नहीं है ये सब चीजें, लेकिन एक समय था जिस समय लोग ऐसा करते थे, तो उसमें आपने लिख लिया ये सारी चीजें लिख डाली आपने, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोसेस है, ये क्या प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस हुआ अकाउंटिंग करने का, लिखने का। लेकिन आपने जो लिखा है वो सही लिखा है, इसकी क्या गारंटी है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपने कुछ लिखा हो वो गलत लिख लिया हो, क्योंकि आपने आने वाला एक खाते में लिखा, जाने वाला एक खाते में लिखा, डेबिट एक खाते में, क्रेडिट एक खाते में। क्रेडिट मतलब जमा होना, डेबिट मतलब खर्च होना। आपने एक लाइन में डेबिट लिखा, एक में क्रेडिट लिखा, हो सकता है कि एक आध एंट्री उल्टी सीधी हो गई हो, एक आध एंट्री उल्टी सीधी हो गई हो, तो आप इसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे। क्रॉस चेक करने के लिए तो आपको वापस से पूरा स्टॉक चेक करना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल जनरल लेजर के थ्रू। तो आप ये प्रोसेस करेंगे, लेकिन जिससे गलती होती है, अच्छा आपने भी बहुत बार ऐसा देखा होगा, आपने कोई आंसर लिखा, आंसर लिखते समय आपसे कोई गलती हो गई, आपसे कोई गलती हो गई वो आपको ही पता नहीं चलती है। मतलब हमारी आंखें मिच जाती हैं। स्नेहलता जी थैंक यू सो मच। आपकी आंखें मिच जाती हैं, आपको पता ही नहीं चलता मुझसे कहां गलती हुई है, क्योंकि हमारी आंखें उसको इस तरह से पढ़ने के लिए अभ्यस्त हो चुकी होती हैं कि उस अक्षर में लिखी हुई गलती भी हमें दिखाई नहीं देती। इसीलिए एक दूसरे व्यक्ति को वो चीज पहुंचा दी जाती है, जो आप जितना योग्य हो या आपसे उचित योग्य हो, ऐसे व्यक्ति को जब पहुंचाते हैं, वो भी आपके पास अकाउंट्स को चेक कर रहा है, अकाउंटिंग नहीं कर रहा है, अकाउंट्स को चेक कर रहा है। अकाउंट्स को चेक करने वाले को ऑडिटर कहते हैं। अब अगेन, क्या ऑडिटर अकाउंटिंग कर सकता है, आंसर है नहीं। क्या अकाउंटेंट ऑडिट कर सकता है, यस। अकाउंटेंट की खुद की जो ऑडिट है वो कर तो वो हर दिन सकता है, बस उसको वो ऑथराइज नहीं कर सकता। मतलब ये तो वही हो गया कि चोरी की गारंटी ले ले। इसके अंदर आपने अकाउंटेंट से जिम्मेदारी तो दे दी कि बेटा रोज क्रॉस चेक करना, लेकिन आप किसी और से चेक करा के गारंटी डलवाएंगे। अब आप कहेंगे सर गारंटी किसकी डलवाएं, हमें तो उस पर भी डाउट है, जो ऑडिट करने आएगा वो चोर निकल आया तो। बहुत बार जो आप सीएजी की रिपोर्ट देखते हैं, सीएजी क्या है, भारत के अंदर सीएजी नाम सुना होगा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब वो भारत के जितने भी सरकारी खाते हैं उनकी जो फाइनल ऑडिट करता है उसका नाम सीएजी होता है, भारत का संवैधानिक पद होता है। उसके अधीन हजारों की संख्या में ऑडिटर्स होते हैं, जो कभी रेलवे का, तो कभी हाईवे का, तो कभी किसका, कभी किसका, कभी रोडवेज का, सबका ऑडिट कर रहे होते हैं। वो ये पता लगा रहे होते हैं कि यहां इतना पैसा खर्च नहीं होना था, यहां हो गया, बस वो कर कुछ नहीं सकते। तो ऑडिटर कुछ कर नहीं सकता, लेकिन वो जब रिपोर्ट निकालकर बताता है कि इसमें इतना घपला है, तो आप अवेयर हो जाते हैं, आप उस कंपनी से काम कराना बंद कर सकते हैं, आप उस सरकार का त्याग कर सकते हैं। यही तो था जब यूपीए गवर्नमेंट में सीएजी ने 2G घोटाला पकड़ा, कोयला घोटाला पकड़ा कि साहब यहां गड़ा लफड़ा है। जब सीएजी ने पकड़ा तभी लोगों में इस बात के खिलाफ एक अवेयरनेस आई कि नहीं साहब मामला बड़ा है और कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया है। हम सब कर दीजिए अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं। अब मैं वापस आता हूं, मैं वापस आया तो वापस आया पी एंड एल पर। अब पी एंड एल पर आया, कोई व्यक्ति मेरे साथ में आया और उसने कहा भाई साहब मैं आपकी पूरी दुकान खरीदना चाहता हूं। तो मैंने अपने पिछले क्वार्टर का लाकर उसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखा दिया कि देखो भैया इस 3 महीने में तो लॉस था, अगले 3 महीने में हमारा प्रॉफिट था। आपने लाकर उसे दिखा दिया, जैसे दिखाया तुरंत जाकर के वो बोला भाई साहब 3 महीने में तो बहुत कुछ बदल गया होगा, एक काम करो आज की बैलेंस शीट ले आओ। अब इस लाइन को जो लोग समझ गए वो असली खिलाड़ी। क्या लाइन बोला, भाई साहब आज की डेट पे अप टू डेट बैलेंस शीट ले आओ। अब ये क्या कहानी है, मैं आपसे ये पूछ ही नहीं रहा
प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, वो मैं सब समझ लेगा। आप तो अपनी बैलेंस शीट दिखा दो आज की। आज की मतलब इस एनुअल की, इस ये जो साल शुरू हुआ है 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से लेकर के अब तक की मुझे बैलेंस शीट दिखा दो। बोले बैलेंस शीट आज की डेट में दिखा दो? बोला हाँ। बोले आज की डेट में मैंने इतना तो क्रेडिट किया, इतना डेबिट किया। आज की डेट में आपने पुराना पिछला 1 साल का सारा नाप दिया। आपका डर बढ़ गया। भाई साहब बैलेंस शीट मत देखो ना यार। अब आपको तो इसमें मेरा घाटा दिखेगा क्योंकि मैंने एक बड़ा ऑर्डर लगा रखा है। मैंने एक बड़ा ऑर्डर लगा रखा है, मेरा तो डेबिट बढ़ा हुआ है। आप इससे ये समझेंगे कि मैं घाटे में चल रहा हूं, ऐसा नहीं है भाई साहब। मैं फायदे में हूं, बस मुद्दा ये है कि मैंने एक बड़ा ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। आप एक काम करना, अगले महीने आना, जब स्कूल खुल जाएंगे मेरे जूते बहुत अच्छे से बिकेंगे, फिर देखना क्रेडिट ही क्रेडिट होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो आज देखने आया हूं, सौदा आज करना है, सीजन में चेंजेस आएंगे तो मैं भुगतूंगा, आपकी टेंशन कर रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो क्वार्टरली और एनुअली बनता है। बैलेंस शीट तो आप रोज की ले सकते हो। आज आप मुझसे पूछो सर आपकी बैलेंस शीट शो करो, जब भी कोई रेट पड़ती है, आईटी की रेट पड़ती है, उसमें सबसे पहले क्या मांगते हैं? बैलेंस शीट दिखाओ भाई। मतलब आज की स्थिति बताओ क्या चल रही है आपकी। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले बैलेंस शीट चेक हो गई। जनरली साल के एंड पर हर कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाती है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों होता है फिर? रोज ही क्यों नहीं बना ली जाती? साल के एंड में क्यों बनाई जाती है? क्योंकि इस पूरे साल में मैंने अपनी कंपनी रन करते समय 1 अप्रैल से साल शुरू हुआ, मैंने 2 अप्रैल को 1 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। ध्यान से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है ये। 1 अप्रैल से सेशन शुरू हुआ, एनुअल ईयर शुरू हुआ, 2 अप्रैल को मैंने 1 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। अब क्या हुआ? 31 मार्च तक चलना था फाइनेंशियल ईयर। मैंने 30 मार्च को अपना कर्जा चुका दिया। दोबारा सुनिए, 2 अप्रैल को लिया और 30 मार्च को चुका दिया। बताइए मेरी बैलेंस शीट में कुछ दिखेगा क्या? कंपनियां बच के निकल लेती हैं। बैलेंस शीट असल में वो खेला है जिसमें अगर कोई भी एंट्री खड़ी रह जाती है तो टैक्स डिपार्टमेंट के कान खड़े हो जाते हैं। क्योंकि जब आप एनुअल रिटर्न अकॉर्डिंग टू बैलेंस शीट भरते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछता है, हाँ जी जूतों के व्यापारी 1 करोड़ रुपया पिछले साल कहां से आया, आजा अब इसके ऊपर इंटरेस्ट दे या टैक्स दे, इसके ऊपर जीएसटी पे कर, इनकम टैक्स पे कर, तमाम प्रकार के टैक्सेस पे कर। इसीलिए कभी भी आप देखना, जब एनुअल रिटर्न भरने की बारी आती है, कंपनी वालों के अंदर ऐसी कौतूहल मची होती है कि फाइनल बैलेंस शीट बननी है, कोई भी एंट्री खड़ी ना दिख जाए। खड़ी ना दिख जाए मतलब मेरे पास ऐसा ना दिख जाए, मेरे पास से सब बैलेंस हो, मैंने इधर से लिया उधर निकाल दिया, सब बैलेंस हो। फिर सवाल बना, लेकिन सर जो पी एंड एल लिस्ट आती है क्वार्टरली, उसमें तो दिख सकता है कि किसने कितना कर्जा लिया। हाँ, बैलेंस शीट तो साल की आनी है, लेकिन पी एंड एल आपका हर 3 महीने में आ रहा है। सर उसमें तो दिख सकता है लोन कितने का लिया है। बोले हाँ यार दिख सकता है। तो बोले सर अगर दिख सकता है तो इसमें से तो ये भी पता चल जाएगा कंपनी घाटे में चल रही है या कंपनी ने कर्जा ले रखा है। मैं कहा, बिल्कुल दिखता है। तो मेरे प्यारे भाई, अभी जो जोमेटो का जो शेयर है वो 6-7% जो धड़ाम से गिरा था, वो क्यों गिरा था? उन्होंने थर्ड क्वार्टर में घाटा बुक कर दिया। थर्ड क्वार्टर में घाटा बुक किया, उसका कारण तो ये था अपना जो ये इंस्टेंट डिलीवरी ऐप है जो इनके पास में, जो ब्लिंकिट है, उस पर पैसा बहुत खर्च किया था। उस पर पैसा खर्च किया तो वो खर्चे में बुक हो गया, बिल्कुल जैसे जूते वाले ने जूते के ऑर्डर दे दिए थे। लेकिन इंस्टेंट डिलीवरी ऐप कमा कर तो लंबे समय में देगा ना। तो जब लंबे समय में कमा कर देगा तो उसका प्रॉफिट बाद में दिखेगा। तो जब बैलेंस शीट आएगी हो सकता है तब तक बढ़िया बैलेंस शीट आ जाए। इसलिए क्वार्टरली जब रिजल्ट्स आते हैं उनके बाद मार्केट गिरता है। क्वार्टरली रिजल्ट्स कुछ ही कंपनियों के अच्छे आते हैं क्योंकि साइकोलॉजिकली वो एनुअल रिटर्न्स पर चल रहे होते हैं कि भाई पिछले साल से लेकर अगले साल का जो बैलेंस शीट बनेगा, जिस पर टैक्स लायबिलिटी बनेगी, हम उस समय बात कर लेंगे। उससे पहले तो हम जितना भी मामला है खर्चे करने का कर लो, पता चलेगा देख लेंगे। लेकिन जो मार्केट सेंटीमेंट है वो क्वार्टरली रिपोर्ट देख करके भी बिगड़ता रहता है। उम्मीद है आपको ये वर्ड समझ में आ रहा हो। एक बार थम्स अप करिए, आपको थोड़ा बेसिक जानकारी आ रही हो तो। क्लियर हुआ? अच्छा, शॉप के केस में ऐसी अभी तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। हमको समझ में आ गया प्रॉफिट एंड लॉस है, सब कुछ है, ठीक है। तो मैं भाई एक बात बताओ कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है फिर? प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट कितने प्रकार का होता है फिर? ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट क्या होता है? ये अंतर क्या है? देखो, अगर एक कंपनी जो गुड्स बेचती है, गुड्स मतलब वस्तु बेच रही है, उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब इतने का माल खरीदा, इतने का बेचा, इसके बीच का जो अंतर पैदा हुआ दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। और उस दौरान जो उसके डायरेक्ट खर्चे इन्वॉल्व हुए, जैसे उसके सामान को लाने में जो खर्चे हुए या फिर उस सामान के अंदर विज्ञापन में जो खर्चे हुए, जो डायरेक्ट खर्चे थे, जो डायरेक्ट लैंड हो रहे थे उसके ऊपर। डायरेक्ट लैंड क्या हो रहे थे? जैसे मैंने अपना स्टॉक खरीदा 1.5 लाख रुपए का, तो लाते समय मेरे को माल भाड़ा देना पड़ा, मुझे उसके ऊपर वो कर्मचारी लगाने पड़े और उसका बेचना पड़ा, ये सब डायरेक्ट खर्चे थे। इस बीच में जो खर्चे हुए, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो डायरेक्ट खर्चे हटाकर काउंट किया जाता है। मतलब आपने गुड्स सेल की, गुड्स सेल करने के बाद जो मुनाफा आपका हुआ उसमें से आपने डायरेक्ट खर्चे हटा दिए। नेट प्रॉफिट में आप इनडायरेक्ट खर्चे भी माइनस करते हैं। अब आप पूछेंगे इनडायरेक्ट खर्चे क्या? तो ये जो पिछला पन्ना आपने एकदम पीला कर दिया था ना, ये इनडायरेक्ट खर्चों का खर्च पन्ना था। मतलब आपने इसके अंदर सब कुछ जुड़वा दिया। आपने इनडायरेक्ट में इतना तक जुड़वा दिया कि इस कंपनी में कितने प्रकार के खर्चे हो रहे हैं सब पकड़ लो सर। अच्छा, इनडायरेक्ट का मतलब जिनका डायरेक्ट असर नहीं है। जैसे आपने माल खरीदा इस महीने और इसी महीने बेच दिया, लेकिन आपने इनडायरेक्ट में दुकान के अंदर दुकान का किराया, उस दुकान की खरीदने में लगा हुआ पैसा, उस पैसे से लगा हुआ ब्याज, उसके साथ-साथ कर्मचारियों का हेल्थ बीमा सब घुसा दिया। तो नेट प्रॉफिट जो है वो असल में आपके सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हटा करके जो प्राप्त होता है वो नेट प्रॉफिट होता है। तो ये जो छोटे-मोटे मैन्युफैक्चरिंग धंधे हैं, इनके अंदर नेट प्रॉफिट फिर भी कुछ हद तक आपको सही हेल्थ बताता है। लेकिन मैंने आपके सामने फिर केस रख दिया। मैंने केस रखा कि भाई साहब आपके सामने केस 1 ये है कि एक जूते चप्पल की दुकान, एक जूते चप्पल की कारखाना है, उसका नेट प्रॉफिट है 10 करोड़ रुपए और एक जूते चप्पल का कारखाना है जिसका नेट प्रॉफिट है 1 करोड़ रुपए। बताइए आप किसमें निवेश करेंगे? ईमानदारी की बात ये है, आप जितना जानते जा रहे हैं उतना सोच रहे हैं कि सर अब फिर फंसाएंगे हमको ले जाकर के। तो इसलिए सेफ साइड खेलते हैं, 1 करोड़ पे घुसते हैं। हाँ, तो फिर से पॉइंट आया। अब आप में से कुछ लोग समझदार हो गए। आशीष मंडल जी लिख रहे हैं सर जो बेस्ट रिटर्न देता हो, एक लिख रहे हैं 1 करोड़ वाले का, एक कह रहे हैं 10 करोड़ वाले का। मुझे पता है अब आप लोग कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज किस बात पे हो गए कि यार हो सकता है 1 करोड़ वाले के बारे में अब सर कोई ऐसी बात बता दें जिससे मुझे लगे कि ओह माय गॉड मैं तो यहाँ पे चूक गया था। नेट प्रॉफिट के बावजूद भी कुछ देखना भूल गया था। ऐसा हो रहा है ना, अंदर से एंजाइटी आ रही है कि कहीं ये पता ना चले 1 करोड़ वाले के बारे में सर अचानक अब ये लाइन बोलेंगे कि भाई साहब ये इतनी बड़ी कंपनी थी। बेटा जो 1 करोड़ जिसने प्रॉफिट कमाया उसका नाम नाइकी था और जिसने 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया वो गली के नुक्कड़ पर बैठने वाला एक मोची था। फिर कहेंगे अरे सर ब्रांड वैल्यू की बात आ गई। नहीं, इसीलिए कंपनीज जनरली एबिटडा देखती हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि असल मायने में अगर आपकी औकात देखनी है, चाहे कर्ज की ही क्यों ना हो, कर्ज भी तो औकात देख करके ही मिला होगा, इसलिए एबिटडा देखा जाता है। अब इसका मतलब कुछ तो बड़ा बवाल है ये एबिटडा। मैंने कहा बिल्कुल, एबिटडा एक ऐसा बवाल है जिसमें अर्निंग बिफोर, एक ऐसी कमाई जिस पर अभी तक टैक्स पे नहीं किया गया है, इंटरेस्ट पे नहीं किया गया है, डेप्रिसिएशन हटाया नहीं गया है और अमोर्टाइजेशन भी नहीं हटाया गया है, वो वाली अर्निंग एबिटडा है। इससे हमें क्या-क्या पता चला? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, अब इसको ध्यान से समझिएगा। अब कमाई तो करनी है हमें। मान लीजिए कि कंपनी ने कमाई करी, अब हमें नहीं पता कि कमाई कौन-सी वाली है, तो हम बताने जा रहे हैं कि कमाई कौन-सी वाली है। आपका एक प्रॉफिट हुआ, लेकिन उस प्रॉफिट को लिखते समय याद रखिएगा कि उस प्रॉफिट में इंटरेस्ट ना हटाया गया हो। अर्थात अगर इंटरेस्ट पड़ रहा हो उस पे, तो उस इंटरेस्ट को लिख, मान लीजिए कि आपने कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था, 2 करोड़ रुपए का लोन लिया था, तो उस लोन का एक इंटरेस्ट पेमेंट होगा। मान लीजिए आपने एक कंपनी के अंदर अर्निंग रखी 1 लाख रुपए की। अब यहां इंटरेस्टिंग बात देखिएगा, आई फॉर इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट किस पर? अर्निंग पर नहीं। आपकी कंपनी ने कुछ ना कुछ तो कर्ज ले रखा होगा। भाई कंपनी है, कंपनी जब चल रही है तो उसपे कुछ ना कुछ तो खर्चा कभी ना कभी हुआ होगा। तो ऐसा हो सकता है कि उस खर्चे पर, खर्चा मतलब आपने कर्जा ले रखा होगा, कर्जा मतलब डेट ले रखा होगा, डेट पर एक इंटरेस्ट जा रहा होगा। तो वो जो इंटरेस्ट पेमेंट है, हो सकता है कि आपकी कंपनी ने भले ही अर्निंग 1 लाख रुपए की दी हो, लेकिन वो असल में एक फैक्ट्री थी और उस फैक्ट्री ने, आपकी कंपनी में वो एक फैक्ट्री थी और उस फैक्ट्री, अरे भाई क्या है? वो एक फैक्ट्री थी और उस फैक्ट्री ने जो है वो बनने के लिए 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लिया था। 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लिया था, उस इन्वेस्टमेंट पर हमें ब्याज देना पड़ रहा है। तो वो जो ब्याज है, मान लीजिए कि वो 2 करोड़ की फैक्ट्री पर 10 के हिसाब से 20 लाख रुपए हमको ब्याज देना पड़ रहा था। आप कह रहे हैं सर आपने अर्निंग तो 1 ही लाख रखी है। मैं कह रहा हूं अर्निंग मैं तो 0 रख रहा हूं, फर्क क्या पड़ रहा है? आगे चलिए। टैक्सेशन, आपकी कंपनी ने जो माल कमाया, उस माल पर टैक्स लगा। टैक्स लगा जैसे, भाई जब आपने गुड्स बना दिए, तो गुड्स बनते ही उन पर जीएसटी लगेगा। आप कमा पाते हो नहीं कमा पाते नहीं पता, लेकिन माल जैसे ही बेचने निकलोगे जीएसटी देना पड़ेगा। तो आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रकार के जो भी टैक्सेस हैं, वो आपको पे करने पड़ेंगे। मुझे इससे मतलब नहीं है कि आप बचाते कितना हो, मुझे तो ये बताओ टैक्स कितना पे किया? 20 लाख रुपए साहब टैक्स पे किया था। कैसे? भाई अगर आपने 2 लाख रुपए का माल बेचा, तो 2 लाख के माल पर अगर 18% भी टैक्स देना पड़ा तो 36,000 टैक्स है। मतलब 18% टैक्स तो जीएसटी जीएसटी पे करना पड़ेगा। साहब लीजिए 20 लाख रुपए का मैंने एक टैक्सेशन लिख लिया ऐसे रैंडम, 10% 2 करोड़ के ऊपर लगा करके। ठीक है साहब। डेप्रिसिएशन, कंपनी में यानी कि इस फैक्ट्री को बनाने में मैंने 2 करोड़ रुपए लगाए थे। 2 करोड़ रुपए लगाए थे 10 साल के लिए। 10 साल में क्या होता है ना, जनरली अपने इनकम टैक्स के अंदर हर चीज के बारे में लिखा होता है कि इस तरह के जो गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स जो लगे हैं, वो इतने साल में डेप्रिशिएट होकर जीरो हो जाएंगे। डेप्रिसिएशन का मतलब है मूल्यह्रास। मूल्यह्रास का मतलब आज जैसे मैंने जब ये फोन खरीदा तो ये 1.5 लाख रुपए का फोन था, लेकिन आज जब मैं बेचने जाऊंगा तो हो सकता है 50,000 का भी ना हो। तो 1.5 लाख से 50,000 की जो इसने यात्रा की, वो इसके मूल्यह्रास की यात्रा है। इनकम टैक्स में हमारी इन सब चीजों की गणना है कि अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड लिया है, अगर आपने कोई टेक्निकल गुड लिया है, या फिर आपने कोई ऐसी बड़ी मशीन ले ली है, तो वो इतने समय में उसका मूल्यह्रास होकर शून्य पहुंच जाएगा। इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, अच्छा 2 करोड़ की कंपनी का 10 साल के अंदर डेप्रिसिएशन होना है, अर्थात वो जीरो हो जाएगी। तो प्रति साल डेप्रिसिएशन होना कितने का हो गया? 20 लाख का। अच्छा, अंत में है अमोर्टाइजेशन। अभी अमोर्टाइजेशन क्या होता है? मैंने इस कंपनी के अंदर, जब मैंने ये कंपनी बनाई थी, उस समय पर मैंने जो फैक्ट्री के अंदर मशीनें लगाई थी, उन मशीनों का मूल्यह्रास 10 साल में होकर शून्य तक पहुंचना था। लेकिन मैंने कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर परचेज किए थे जो इंटेंजिबल थे। इंटेंजिबल का मतलब अदृश्य थे, जिन्हें आप छू नहीं सकते। ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर को छू सकता है क्या? मान लो कि आज मैं आपको जिस एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ा रहा हूं, उस एप्लीकेशन को छू थोड़ी सकते हैं, लेकिन उस एप्लीकेशन की एक फीस है। जैसे मैं इंटरनेट यूज कर रहा हूं, छू थोड़ी सकता हूं, लेकिन उसकी एक फीस है। ऐसे इंटेंजिबल जो खर्चे हैं, जिनके लिए आपने पेमेंट किया है लेकिन वो दिखते नहीं है। मान लीजिए कि आपने एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर परचेज किया, करोड़ रुपए का सॉफ्टवेयर किया हुआ है, क्योंकि उसी सॉफ्टवेयर से वो सब कुछ हो सकता है, जिन्हें टच नहीं कर सकते। समझ में आया? वो खर्चे जो टच नहीं हो सकते, इंटेंजिबल गुड्स कहलाते हैं, जिन्हें छू सकते हैं। हाँ, एमएस ऑफिस हो गया। तो भाई साहब मैंने, और उनको मैंने कैसे लिया? मान लीजिए कि जो T4 A4 जो इंटेंजिबल गुड्स की जो बात है, अमोर्टाइजेशन जो है, उस अमोर्टाइजेशन में मुझे 1 करोड़ रुपए का ही सॉफ्टवेयर लेना पड़ा था 10 साल के लिए। लेना पड़ सकता है, या 10 लाख रुपए का हो सकता है 1 साल के लिए मुझे सॉफ्टवेयर। जैसे अडोबी का जो सॉफ्टवेयर आप लोग यूज करते हैं, एमएस ऑफिस यूज करते हैं, वही 5-7 हजार रुपए का पड़ जाता है। या फिर आपने हो सकता है कोई आईपी राइट परचेज किया हो, दिव्यांशी महापात्रा, बिल्कुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। जैसे आपने किसी दवा का कोई फार्मूला परचेज किया हुआ है, तो बिल्कुल सही है, उस फार्मूले के लिए आपने हो सकता है पैसे दिए हों। तो ऐसी कुछ भी चीज जो अदृश्य है लेकिन कंपनी के लिए जरूरी है, उस पर किया गया खर्चा अमोर्टाइजेशन में चला जाता है। आइए साहब, तो यहां पर आपने मान लीजिए 20 लाख रुपए अमोर्टाइजेशन का भी पे कर दिया। अब आपके सामने मैं लेकर गया कि मैंने कहा सुनो भाई, इस कंपनी का एबिटडा, मैंने अर्निंग कितनी बताई थी? लाख रुपए की। लाख रुपए की अर्निंग, और यहां पर मैंने 80 लाख रुपए की बाकी चीजें बता दी। आपको 81 लाख देख करके क्या समझ में आ रहा है? कुछ सेंस क्रिएट हुआ कि ये 80 लाख क्या बोल रहे हैं? ये 80 लाख आपको बता रहे हैं कि सामने वाले के पास एक बड़ी कंपनी है। मैं जो आपसे अभी कह रहा था कि एक कंपनी ने 10 करोड़ का प्रॉफिट किया और एक कंपनी ने 1 करोड़ का प्रॉफिट किया। अब मैं आपके सामने इसको आगे बोलता हूं। एक कंपनी ने 10 करोड़ का प्रॉफिट किया, एबिटडा था 20 करोड़, और एक कंपनी ने 1 करोड़ का प्रॉफिट किया, एबिटडा था 1000 करोड़। तो आपसे जब ये पूछा जाए कि अरे कितने बड़े हो, तो आपसे पहले ये पूछा जाता है एबिटडा बताओ कितना है। तो किसी से औकात पूछने के लिए प्रॉफिट नहीं पूछा जाता, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रेट हो जाता है, उससे बहुत ज्यादा पता चलता नहीं है कि कोई कितना बड़ा है। कंसेप्ट समझे हो तो एक बात हम सब करें, आपके प्रॉफिट से आपका बड़ा होना पता नहीं चलता, लेकिन एबिटडा से बहुत कुछ पता चलता है। जैसे आज जब हम जोमेटो की बात करते हैं, उसका एबिटडा करोड़ों में है, हजारों करोड़ में है, उसका एबिटडा 1000 करोड़ में है, प्रॉफिट माइनस में है, प्रॉफिट बुक ही नहीं किया, एबिटडा बहुत बड़ा है। एबिटडा बड़ा है इसका मतलब उसने कुछ ऐसा एप्लीकेशन बनाया है। ये जो 20 लाख मैंने एक ही वैल्यू बताई है, उसने तो जोमेटो का सारा की सारा एप्लीकेशन पर ही खर्च कर दिया है। जोमेटो का सारा की सारा खर्चा किस चीज पर है बताइए जरा? इस ए पर। कोई भी टेक्निकल कंपनी, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, इनका खर्चा किस चीज पर है? ए पर। बुद्धदेव पाल जी, हाँ जी, ये मुझे भी नहीं पता चलता। तो जितनी भी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं, उनमें असली खर्चा ए पर होता है, और जिसका ए बड़ा है, जिसने एप्लीकेशन बनाने में ही करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, हो सकता है कि आपको उसका प्रॉफिट अंडा दिखाई दे। लेकिन विचार कीजिए,
प्रॉफिट अंडा दिखाई दे रहा है, लेकिन विजन कि भाई साहब इसके एबिटा का वैल्यू 5 करोड़ चल रहा है, प्रॉफिट 0 है, कुछ तो मचा रहा है ये। भाई कंपनी कितनी पुरानी है जरा बताना? कंपनी सर साल भर पुरानी है। साल भर पुरानी है, फिर भी 5 करोड़ का एबिटा है। इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि तूने साल भर में तो इतना इंटरेस्ट और टैक्स लायबिलिटी पैदा नहीं की होंगी। चल ये कर भी ली होंगी तो डेप्रिसिएशन तो तेरा शून्य के बराबर होना चाहिए, क्योंकि तूने इतना क्या ही लगा दिया होगा। लेकिन इसका मतलब कुछ बड़ा खेल कर रहा है, कुछ बड़ा खेल कर रहा है। इसका मतलब जितनी भी बड़ी टेक्निकल कंपनी है, जैसे अगर आपको स्विगी, जोमेटो या ऑनलाइन इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, इनमें पैसा अगर लगाना होता है, तो उनका एबिटा और उसमें ए पर लगा पैसा, अमोर्टाइजेशन पे लगा पैसा उनके विजन को दिखाता है। नेट प्रॉफिट निश्चित मान्यता रखता है, मना इसकी 1% नहीं है कि प्रॉफिट क्या फायदा, इसके बाद प्रॉफिट देखना, और उसको जांचने के लिए अपन ने पी अपॉन ई रेशो की बात की हुई है। प्रॉफिट देखना गुनाह नहीं है, प्रॉफिट देखना, प्राइस अपॉन ई रेशो देखना, अर्निंग देखना बुरा नहीं है, लेकिन किस कंपनी के अंदर आप इसे देख रहे हैं, ये मायना रखता है। अब मैं उल्टा चलता हूं। आपने दुकान खोली थी, आपके पास 1000 ट्रक थे, 1000 ट्रक की एक कंपनी बनाई थी आपने। 1000 ट्रक की कंपनी में क्या ये ए की वैल्यू ज्यादा हो सकती है? नहीं सर। तो हो सकता है वहां डी की वैल्यू ज्यादा हो, वहां डी की वैल्यू ज्यादा हो सकती है। ठीक है। अब आपने एक बैंक खोली थी, आपने बैंक खोली थी, तो हो सकता है बैंक में ना डी की कोई वैल्यू थी ना ए की कोई वैल्यू थी। बैंक में ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर चला? हाँ ठीक है, छोटे मोटे शेयर चलते हैं। बैंक के अंदर जिसका सबसे ज्यादा काम किस पर है? उसका तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट और टैक्स पेमेंट पर काम है। तो कई बार कंपनी में केवल एबिट भी देख लिया जाता है। तो जिस प्रकार की फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उनका एबिट भी देख करके, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अगर उनका बड़ापन देखना है तो अगर कुछ भी दिमाग में आया हो तो थम्स अप करना भाई। मेरा समझाना आपके लिए इतना डिटेलिंग करना अगर काम कर रहा हो, क्योंकि पढ़ते बहुत से लोग हैं, एबिटा एबिटा बहुत सारे लोगों का तकिया कलाम है, एबिटा एबिटा, लेकिन वाकई में अगर आपके काम का है तो बताइएगा। गोविंद जी, ये सब आपको, आप जब किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे, जैसे हमने भी कुछ लगाए होंगे पेजेस, मैं दिखाता हूं आपको, कुछ पेजेस लगाए होंगे, स्क्रीन वगैरह लगाए हुए हैं। किसी भी कंपनी के अंदर आप अगर एंट्री करेंगे तो ये एबिटा वगैरह सब दिखने लगते हैं। ये देखिए, जैसे ये कोई कंपनी है, उसका फाइनेंशियल है तो उसका ये एबिटा आया हुआ है, टिकर टेप करके वेबसाइट आप जाकर वहां देख सकते हैं। ठीक है, बट एबिटा देखना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। फाइनेंशियल्स में जाइए, किसी भी कंपनी जैसे एचडीएफसी है, इसके फाइनेंशियल्स में जाइए, फाइनेंशियल्स में जाएंगे तो आपको ये दिख जाएगा। रोबिन जी थैंक यू सो मच। राजेश जी लाएंगे, थोड़ा सा समय देकर लाएंगे, अभी मतलब इससे एक बार बाहर निकलें फिर दूसरा कोर्स लाएंगे। ठीक है, टिकर टेप नाम से वेबसाइट आप जाकर देखिएगा। ये छोटे मोटे जो शब्द है ना जो आपको परेशान कर रहे हैं, सब क्लियर हो जाएंगे। कल का सेशन और इंतजार कीजिए आप, है ना। हाँ, बातें बजाती का संदीप जी, आईओएस ऐप आ चुका है, प्लीज जाकर सर्च कर लीजिए उसे आप, है ना। हाँ मैं ये बताना भूल गया था, उसका आईओएस ऐप भी है। जावेद जी पूछ रहे हैं सर आपसे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या रिलीजन से रिलेटेड? हालांकि रिलीजन एक निजी विषय है, लेकिन फिर भी पूछ सकते हैं, बताइए। गोविंद जी लिख रहे हैं आप जबरदस्त पढ़ाते हैं, 70,000 इन्वेस्ट कर दिया जब से आपसे पढ़ना शुरू किया। गोविंद जी, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, संभव हो तो कृपया करके प्रैक्टिस पर बहुत फोकस करिएगा, इन्वेस्टमेंट सेकेंडरी चीज है ना। जावेद जी पूछ रहे हैं गॉड है या नहीं? जावेद जी मैं इस चीज का रिवर्स में आंसर देता हूं, और वो ये है कि जितने भी अब तक के ज्ञात तथ्य हैं, मैं जिस चीज से कन्विंस हूं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आस्तिक हूं, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हूं और ईश्वर में विश्वास रखता हूं, उसके पीछे का बड़ा कारण है कि मैं कुछ एक ऐसी अदृश्य शक्ति का बिलीव रखता हूं जो इंसान के जिंदा रहने की वजह है। हम जब भी मरते हैं तो इंसान के शरीर में सारे ऑर्गन वहीं होते हैं, लेकिन अचानक वो ऐसी क्या शक्ति है जिसे इंसान वापस से डाल नहीं पाता। तमाम प्रकार की साइंस टेक्नोलॉजीज ये चीज नहीं खोज पाती कि वो क्या है जो एक जीवित को मरने वाले व्यक्ति से अलग करती है। उस अदृश्य शक्ति को, चाहे वो ईश्वर के रूप में है, ऊर्जा के रूप में है, करंट के रूप में है, जिस भी रूप में है, मैं उसे ईश्वर नाम से संबोधित करता हूं। ठीक है, संभवतः ये मतलब एक वो है आप लोगों के लिए, मतलब जिसने जावेद जी ने पूछा। हालांकि मैं जनरली अपने पढ़ाने लिखाने वाली क्लासेस में इन पॉइंट्स का डिस्कशन नहीं करता, बट चूंकि आपने पूछा तो ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए संदीप जी थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।